ढोलकपुर नाम का एक रंगीला गांव था जहां की हवा में ऑक्सीजन कम और गप्पें ज्यादा उड़ती थी। इसी गांव में गिरधारी लाल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। गिरधारी लाल की जिंदगी में बस एक ही बड़ा दुख था, उसका इकलौता बेटा मटरू। मटरू की उम्र तो 26 साल हो गई थी, लेकिन अक्ल शायद अभी भी घुटनों के बल चल रही थी। मटरू इतना आलसी था कि अगर कोई उसे कहता मटरू सांस ले ले, तो वो कहता यार तुम ही ले लो, मुझे थकान हो रही है। पूरा दिन खटिया तोड़ना और घर का राशन बराबर करना ही उसका एकमात्र टैलेंट था। गांव वाले कहते थे कि मटरू अगर आलस्य प्रतियोगिता में भाग ले तो भी वो सेकंड आएगा, क्योंकि फर्स्ट आने के लिए वहां जाना पड़ेगा और मटरू जाने की जहमत कौन उठाए। गिरधारी और उसकी पत्नी बसंती का दिन मटरू को कोसने से शुरू होकर अपनी किस्मत पर रोने से खत्म होता। एक दिन बसंती ने अपना ब्रह्मास्त्र आइडिया निकाला। उसने गिरधारी से कहा, सुनो जी, लोहे को लोहा काटता है और आलस को बीवी की डांट। मटरू की शादी करा देते हैं। जब सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ और घर में एक शेरनी आएगी तो ये भेड़ अपने आप सुधर जाएगा। गिरधारी को बाद में दम लगा। उन्होंने पास के गांव से एक लड़की ढूंढी, चमेली। चमेली नाम से तो फूल थी, लेकिन स्वभाव से बिजली का नंगा तार। मटरू की शादी हो गई। दहेज में चमेली अपने साथ कुछ गहने, बर्तन और राशन लेकर आई। शुरुआत के 2 महीने तो मटरू के लिए स्वर्ग जैसे बीते। बीवी आई है, साथ में सामान लाई है, तो मटरू ने अपनी खटिया पर लेटे लेटे ही हनीमून मनाया। लेकिन खजाने का क्या है, वो तो कुबेर का भी खाली हो जाए अगर खाने वाला मटरू जैसा पेटू सुर हो। धीरे धीरे दहेज का राशन खत्म हो गया, लेकिन मटरू का आलस खत्म नहीं हुआ। अब घर में महाभारत शुरू हो गई। चमेली ने एक दिन झाड़ू हाथ में लेकर सास ससुर की क्लास लगा दी। अरे मुझे क्या पता था कि तुमने मेरा ब्याह आदमी से नहीं बल्कि बिना जड़ के पेड़ से कराया है। ये तो हिलता भी नहीं है। मुझे नहीं रहना इस कुंभकर्ण के साथ। गिरधारी लाल की तो इज्जत का फलूदा हो गया। गुस्से में आकर उन्होंने लाठी उठाई और मटरू के पास गए। उन्होंने कहा, देख मटरू, या तो तू आज काम पर जाएगा और कुछ कमा कर लाएगा, या फिर इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। अब निकल यहाँ से। मटरू ने देखा कि पिताजी का पारा हाई है और माँ भी आंसू बहाने की जगह लाठी में तेल लगा रही हैं, तो मटरू ने घर से निकलना ही बेहतर समझा। जेब टटोली तो उसमें निकले कुल जमा 4 पैसे। मटरू दुखी मन से जंगल की तरफ चल दिया, ये सोचकर कि शायद जंगल में कोई पेड़ पैसों का मिल जाए। चलते चलते मटरू घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे बाबा बंगाली टाइप के एक महात्मा बैठे दिखाई दिए। मटरू ने सोचा, साधु बाबा हैं, इनके पास तो कोई ना कोई शॉर्टकट स्कीम जरूर होगी अमीर बनने की। मटरू बाबा के पास गया और पांव पकड़कर बोला, बाबा मुझ पर कृपा करो, घर वालों ने लात मारकर निकाल दिया है। मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं रातों रात राजा बन जाऊं, बिना हाथ पांव हिलाए। बाबा ने आंखें खोली और मटरू को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। बाबा समझ गए कि ये पार्टी मेहनत वाली नहीं है। बाबा बोले, वत्स, ज्ञान तो मैं दे दूं, लेकिन मेरा ज्ञान फ्री डेटा की तरह नहीं है जो सबको मिले। इसकी कीमत लगती है। मटरू ने अपनी मुट्ठी खोली और वो 4 पैसे बाबा के कमंडल में डाल दिए। बोला, बाबा मेरी पूरी जायदाद यही है, अब जो देना है जल्दी दो। बाबा ने पैसे गिने और मुस्कुराए। बोले, 4 पैसे के बदले तुझे 4 अनमोल मंत्र देता हूं, इन्हें अपनी खोपड़ी में सेव कर लेना, डिलीट मत होने देना। पहला, जनता की राय। बेटा, जब भी धर्म संकट में फंसो तो देखना कि 5 समझदार लोग, जिन्हें पंच कहा जाता है, वो क्या कह रहे हैं। 5 लोगों की बात हमेशा सच मान लेनी चाहिए, चाहे अपना दिमाग काम ना करे। दूसरा, दौलत का पासवर्ड। अगर कभी छप्पर फाड़ के धन मिल जाए तो उसे बचाना सीखो, किसी को बताना मत, वरना नजर और इनकम टैक्स दोनों लग जाते हैं। तीसरा, बीवी से सावधानी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमाई या राज की बात पूरी सच मत बताना। औरतों के पेट में बात और समुंदर में तेल कभी टिकता नहीं है। चौथा, मालिक से वफादारी। अगर कभी राजा या अपने मालिक के सामने खड़ा होना पड़े तो जुबान पर सिर्फ सच रखना, झूठ बोलोगे तो गर्दन नपेगी। मटरू ने सोचा, यार 4 पैसे में बर्गर भी नहीं आता, बाबा ने तो 4 ज्ञान दे दिए। उसने रट्टा मारा, 5 की बात मानो, पैसा छुपाओ, बीवी को उल्लू बनाओ और राजा को सच बताओ। ज्ञान लेकर मटरू वापस गांव की तरफ चल पड़ा।
उसे लगा कि अब वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान बन गया है। मटरू अपने दिमाग में बाबा के दिए चारों मंत्रों की जुगाली करता हुआ गांव की तरफ लौट रहा था। 5 की बात सच, पैसा छुपाओ, बीवी को मत बताओ। वो अभी जंगल से बाहर ही निकला था कि उसे रास्ते में लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। ढोलकपुर में भीड़ 2 ही वजह से लगती थी, या तो मुफ्त में समोसे बंट रहे हों या किसी की टिकट कट गई हो। पास जाकर देखा तो मामला दूसरे वाला था। गांव का एक पुराना भिखारी, जिसे लोग फटेहाल कहते थे, सड़क किनारे मरा पड़ा था। मक्खियां भिनभिना रही थीं और लोग नाक पर रुमाल रखकर तौबा तौबा कर रहे थे। समस्या ये थी कि उस लावारिस लाश को शमशान तक ले जाए कौन? सबको अपनी अपनी शर्ट गंदी होने का डर था। गांव के सरपंच ने भीड़ में खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दिया। भाइयों, बड़ा दुखद है, कोई तो आगे आओ, कोई तो पुण्य कमाओ। भीड़ में से एक ने कहा, अरे मेरे तो कमर में मोच है। दूसरे ने बहाना मारा, मैं तो अभी नहा कर आया हूं, फिर से नहाना पड़ेगा। तभी सबकी नजर मट्टू पर पड़ी। मट्टू को देखते ही भीड़ के चेहरों पर चमक आ गई, जैसे बकरे को देखकर कसाई खुश होता है। एक आदमी बोला, अरे मट्टू, तू ही इसे उठा ले भाई, तू वैसे भी वेल्ला है। दूसरा बोला, हाँ मट्टू, बड़ा पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में सीट पक्की हो जाएगी। तीसरा बोला, मट्टू भाई तुम तो शेर हो, ये छोटा सा काम कर दो। चौथा बोला, हाँ मट्टू ही सबसे नेक बंदा है यहाँ। पांचवें ने मुहर लगा दी, मट्टू उठा ले भाई, समाज तेरा एहसान नहीं भूलेगा। मट्टू के दिमाग की बत्ती जली। उसे बाबा का पहला ज्ञान याद आया। 5 लोगों की कही हुई बात सच माननी चाहिए। उसने उंगलियों पर गिना, 1 2 3 4 5। अरे तेरी, बाबा तो अंतर्यामी थे। 5 लोग कह रहे हैं तो मतलब मुझे ही उठाना पड़ेगा, शायद यही सच है। मट्टू ने नाक सिकोड़ी, एक गहरी सांस ली और तुरंत पछताया, क्योंकि बदबू भयंकर थी, और उस फटे पुराने कपड़ों में लिपटे भिखारी की लाश को कंधे पर लाद लिया। गांव वाले जय हो करते रह गए और मट्टू लाश लेकर शमशान की तरफ निकल गया। जंगल किनारे ले जाकर मट्टू ने जैसे तैसे लकड़ियां जमा की और अंतिम संस्कार की तैयारी की। जैसे ही उसने भिखारी के गंदे कपड़े यानी गुदड़ी को आग में डालने के लिए उठाया, उसे कपड़ों के अंदर कुछ भारी भारी सा लगा। मट्टू ने कपड़े की एक गांठ खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस भिखारी की गुदड़ी में सड़े हुए रोटी के टुकड़े नहीं, बल्कि चमकते हुए सोने के सिक्के भरे पड़े थे। मट्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। ससुरा पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा और गद्दे में रिलायंस का शेयर दबा के बैठा था। सोने के सिक्के गिरते ही मट्टू का दिमाग चकरा गया, लेकिन तभी बाबा का दूसरा मंत्र वाईफाई की तरह कनेक्ट हो गया। धन मिलने पर किसी को बताना नहीं चाहिए। मट्टू ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस एक कौवा उसे घूर रहा था। मट्टू ने झटपट सारे सोने के सिक्के अपनी धोती में बांध लिए और भिखारी का अंतिम संस्कार निपटाकर एक गंभीर चेहरा बनाकर, जैसे बहुत दुख में हो, घर की तरफ चल दिया। अंदर ही अंदर वो भांगड़ा कर रहा था। अब मट्टू की चाल बदल गई थी। वो घर पहुंचा तो चमेली और गिरधारी उसे डांटने ही वाले थे कि मट्टू ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर मेज पर खनखना दिए। उसने पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा कि किस्मत का ताला खुल गया है। देखते ही देखते मट्टू के दिन फिर गए। जिस मट्टू के पास बीड़ी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उसने गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली खरीद ली। मट्टू ने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, घर में नौकर चाकर रख लिए। लेकिन इस तरक्की से सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा था तो वो थी मट्टू की पड़ोसन बिंदिया चाची। बिंदिया चाची को दूसरों के घर में झांकने की इतनी आदत थी कि उनकी गर्दन हमेशा टेढ़ी ही रहती थी। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा था कि कल तक जिस मट्टू को कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज वो रईज़ादा कैसे बन गया। बिंदी अपनी छत पर खड़ी होकर मट्टू के घर को घूरती और जल भूनकर राख होती रहती। उसने ठान ली, इस मट्टू की अमीरी का रास्तों में जानकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इसकी बीवी चमेली से दोस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। उधर मट्टू मजे में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाबा का तीसरा मंत्र यानी पत्नी को सच नहीं बताना अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। बिंदिया चाची की जिज्ञासा अब जासूसी के लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी, बस यही सपना आता कि मट्टू के घर में नोटों की बारिश हो रही है और वो बाल्टी लेकर खड़ी है, लेकिन बाल्टी में छेद है। एक दिन बिंदिया ने साम दाम दंड भेद में से मिठाई का रास्ता चुना। वो एक कटोरा गाजर का हलवा लेकर चमेली के पास पहुंच गई। बातों बातों में उसने मक्खन लगाना शुरू कर दिया। अरे चमेली, तू तो आजकल महारानी लग रही है,
वो कौन सा साबुन लगा रही है? नोटों वाली गड्डी वाला। चमेली भी अपनी तारीफ सुनकर पिघल गई। बिंदिया ने मौके पर चौका मारा। वैसे बहन बुरा मत मानना, पर मटरू भैया करते क्या है? कल तक तो वो उधार की बीड़ी पीते थे, आज हवेली में बैठे हैं। कोई लॉटरी लगी है या बैंक लूटा है? चमेली का मुंह उतर गया। उसे खुद नहीं पता था कि पैसा कहां से आ रहा है। उसे लगा कि कहीं मटरू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। शाम को जैसे ही मटरू घर आया, चमेली ने कमर पर हाथ रखकर सीआईडी वाला लुक दिया और बोली, सुनो जी, मुझे अभी के अभी बताओ कि ये पैसा आ कहां से रहे? पड़ोसन पूछ रही थी और मेरे पास जवाब नहीं था। अगर तुमने सच नहीं बताया ना, तो आज रात खाने में सिर्फ टिंडे मिलेंगे। टिंडे की धमकी सुनकर मटरू का पसीना छूट गया। वो सच बोलने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में साधु बाबा का तीसरा मंत्र खतरे की घंटी की तरह बजने लगा। पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। मटरू ने सोचा, अगर सच बता दिया कि मुझे लाश में सिक्के मिले तो ये पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी, फिर तो इनकम टैक्स वाले भी आ जाएंगे। मटरू ने गहरी सांस ली, चेहरा गंभीर बनाया और चमेली के कान में फुसफुसाते हुए बोला, देख चमेली, ये बहुत बड़ा राज है, किसी को बताना मत। मैं कोई काम धाम नहीं करता, ये सब एक जादुई टोटके का कमाल है। चमेली की आंखें फैल गई। टोटका? कैसा टोटका? मटरू ने एक मनगढ़ंत कहानी रची। मैं हर रात ठीक 12 बजे जब दुनिया सोती है 1 किलो शुद्ध देसी घी लेता हूँ और उसे बिना सांस लिए एक ही बार में गटक जाता हूँ। बस उसी की शक्ति से अगले दिन घर में पैसा आ जाता है। चमेली भोली थी या शायद मूर्ख। उसे बात जम गई। उसे लगा कि उसके पति देव कोई महान तपस्या कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह चमेली ने ना चाहते हुए भी, क्योंकि औरतों के पेट में बात पचती नहीं है, बिंदिया चाची को ये टॉप सीक्रेट बता दिया। उसने कहा, जी किसी को बताना मत, लेकिन मेरे पति रात को 12 बजे 1 किलो देसी घी पीते हैं, उसी से हम अमीर बने हैं। बिंदिया चाची ने ये सुना तो उनकी आंखें डॉलर की तरह चमकने लगी। वो दौड़ी दौड़ी अपने पति झुमरू के पास गई। झुमरू स्वभाव से इतना कंजूस था कि मच्छर भी मारता था तो उसे फेंकता नहीं था, सोचता था कहीं काम आ जाए। बिंदिया ने झुमरू को हिलाया। अजी सुनते हो, अमीर बनने का नुस्खा मिल गया है। मटरू कोई काम नहीं करता, वो बस रात को 1 किलो देसी घी पीता है। हमें भी यही करना होगा। आज ही बाजार जाओ और एक टीन घी ले आओ। झुमरू पहले तो हिचकिचाया, अरे पगली, 1 किलो घी हजम कैसे होगा? लेकिन बिंदिया ने उसे अमीरी के ऐसे सपने दिखाए कि झुमरू की लालच की लार टपकने लगी। उसने सोचा, 1 किलो घी के बदले अगर लाखों मिले तो मैं तो फिनाइल भी पी लूं। रात के 12 बजे झुमरू और बिंदिया तैयार थे। झुमरू ने लोटा मुंह से लगाया। बिंदिया चीयर लीडर की तरह चिल्ला रही थी, पी जाओ जी, एक सांस में, कल हम मर्सिडीज लाएंगे। झुमरू ने आंख बंद की और गटागट घी पीने लगा। आधा किलो तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पूरा 1 किलो घी अंदर गया, झुमरू का पेट ड्रम की तरह बजने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पेट में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई हो। थोड़ी देर में झुमरू ने अपना पेट पकड़ लिया। हाय बिंदिया, ये अमीरी तो जान ले रही है। उसे भयंकर उल्टियां हुई और पेट दर्द इतना बढ़ा कि बेचारे झुमरू, जो अमीरी के सपने देख रहे थे, सीधे परलोक सिधार गए। लालच और मूर्खता का कॉकटेल जानलेवा साबित हुआ। सुबह होते ही बिंदिया के घर में कोहराम मच गया। बिंदिया रो रो कर पागल हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, इस मटरू ने और इसकी बीवी ने मुझे फंसाया है। इन्होंने जानबूझकर मेरे पति को मरवाया है। बिंदिया सीधी भागी राजा के दरबार की तरफ। उसने वहां जाकर अपनी छाती पीटी और चिल्लाई, महाराज, अनर्थ हो गया। उस दुष्ट मटरू ने धोखे से मेरे पति की जान ले ली। मुझे इंसाफ चाहिए। उधर मटरू अपनी हवेली में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था, बेखबर कि उसकी बनाई घी वाली कहानी ने किसी की टिकट काट दी है और अब राजा के सिपाही उसे लेने आ रहे हैं। राजा के सिपाहियों ने मटरू की हवेली का दरवाजा ऐसे खटखटाया जैसे वो दया दरवाजा तोड़ दो के सेट से आए हो। मटरू अभी अपनी बादाम वाली चाय की चुस्की ही ले रहा था कि सिपाही अंदर घुस आए और कड़कती आवाज में बोले, मटरू, तुम्हें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। राजा साहब ने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है। हत्या? मटरू की चाय पतलून पर गिर गई। मैंने तो आज तक मच्छर भी सॉरी बोलकर मारा है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए राजमहल ले गए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ बिंदिया चाची अपने पति की फोटो छाती से लगाकर रो रही थी और बीच बीच में राजा को देखकर वॉल्यूम बढ़ा देती। राजा भीमसेन अपनी गद्दी पर मूंछों को ताव देते हुए बैठे थे। उनका मूड आज जल्लाद वाला लग रहा था।
बिंदिया ने रोते हुए फरियाद की, महाराज ये खूनी है, इसने ऐसा जानलेवा टोटका बताया कि मेरे सीधे साधे पति की जान चली गई। इसने कहा था कि घी पीने से पैसा आता है, लेकिन मेरे पति के पास यमराज आ गए, इसे फांसी दो महाराज। राजा भीमसेन ने मटरू की तरफ उंगली उठाई और गरजे, क्यों बे मटरू, क्या तूने पड़ोसी को मारने की साजिश रची थी? सच सच बता, वरना तुझे तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दूंगा। मटरू के पैर कांप रहे थे, उसका गला सूख कर रेगिस्तान हो गया था। उसके दिमाग में आया कि कोई बहाना बना दे, कह दे कि जी मैंने तो डालडा बोला था, उसने देसी की लिया, या मैंने नहीं, मेरी बीवी ने बताया था। लेकिन ठीक उसी वक्त मटरू के दिमाग की घंटी बजी। उसे बाबा का चौथा और आखिरी मंत्र याद आया कि राजा या स्वामी से हमेशा सच बोलना चाहिए। साधु बाबा ने कहा था कि राजा के सामने झूठ बोला तो गर्दन जाएगी। मटरू ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और सोचा, जो होगा देखा जाएगा, आज तो सच का ही सिक्सर मारूंगा। मटरू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैंने कोई हत्या नहीं की। बात दरअसल ये है कि, और फिर मटरू ने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सच सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे वो नमरी आलसी था, कैसे उसे जंगल में साधु बाबा मिले, कैसे उसने 4 पैसे में 4 ज्ञान खरीदे। उसने बताया कि उसे भिखारी की लाश में सोने के सिक्के मिले थे। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। मटरू ने आगे कहा, महाराज बाबा ने कहा था कि धन मिले तो छुपा कर रखना और बीवी को सच मत बताना। बस इसीलिए जब मेरी धर्म पत्नी ने पूछा कि पैसा कहाँ से आया, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रात को 1 किलो घी पीता हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी पड़ोसन सीसीटीवी कैमरा बन के सुन रही है और उसका पति इतना बड़ा मूर्ख है कि सच में घी पी जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब राजा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मटरू को लगा अब तो गर्दन गई। अचानक राजा भीमसेन जोर जोर से हंसने लगे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। राजा हंसते हुए बोले, मटरू तेरी कहानी में मूर्खता भी है और ईमानदारी भी। तूने झूठ अपनी बीवी से बोला, वो तेरी निजी समस्या थी, लेकिन पड़ोसी का मरना उसकी अपने लालच और मूर्खता का नतीजा है। बिना मेहनत के अमीर बनने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवाई। राजा ने गंभीर होकर कहा, मटरू तूने दरबार में अपनी जान के डर के बावजूद सच बोला। बाबा का चौथा ज्ञान तूने सही समय पर इस्तेमाल किया। अगर तू झूठ बोलता तो मेरे गुप्तचर पता लगा ही लेते और तुझे मृत्यु दंड मिलता। तेरी ईमानदारी से हम खुश हुए। राजा ने बिंदिया को डांटा, लालच बुरी बला है देवी, दूसरों की देखा देखी करने का यही अंजाम होता है। अंत में राजा ने मटरू को सजा देने के बजाय उसे शाही सत्यवादी की उपाधि दी और इनाम में 2 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। मटरू खुशी खुशी घर लौटा। मटरू ने अब आलस छोड़ दिया। उसने उस धन से गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। अब वो मेहनत की कमाई खाता था, घी नहीं पीता था। चमेली भी खुश थी, हालांकि उसे अभी भी लगता था कि मटरू के पास कोई जादुई शक्ति है। और गांव वाले, वो अब भी मटरू के पास सलाह लेने आते थे और मटरू उन्हें बस एक ही सलाह देता, बेटा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना वरना घी हजम नहीं होगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो समय पर सही ज्ञान का इस्तेमाल करता है। और हाँ, पड़ोसियों की बातों पर कान नहीं, अपना दिमाग लगाना चाहिए।